बच्चे आज हम नीट डायरेक्ट डे 19 का टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसमें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोग रेप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, रेप्लिकेशन क्या होता है ये आपके सामने स्क्रीन पे। बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ वाटसन एंड क्रिक प्रपोज दैट टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए सिंपली टेंड सर्व एज अ टेम्पलेट फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। ठीक है बच्चे, तो हम लोग यहाँ पर ये चीज़ बता रहे हैं कि टेम्पलेट स्ट्रैंड वो होता है जिससे एमआरएनए की कॉपी बनती है। ठीक है, और कॉपी कैसे बनेगी, जो इन्फॉर्मेशन हमारे टेम्पलेट पे होगी वो आपके कॉपी हो जाएगी एमआरएनए के ऊपर। आफ्टर एप्लीकेशन ईच डीएनए मॉलिक्यूल वुड कंटेन वन पेरेंटल फ्रेशली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। दिस इज़ नोन एज सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। ठीक है बच्चे, कह रहा है कि वन पेरेंटल एंड वन फ्रेशली सिंथेसाइज्ड, एक नया और एक पुराना डीएनए का जो स्ट्रैंड बनता है बच्चे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। लाइक कैसा हो सकता है बच्चे, जैसे हमारे पास ये दो पेरेंट्स हैं, ठीक है, ये दो पेरेंटल स्ट्रैंड्स हैं बच्चे, ठीक है, तो अब जब इनकी रेप्लिकेशन होगी तो ये सबसे पहले दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है, और इनको हम क्या बोलेंगे, ये हमारे ओल्ड स्ट्रैंड हो जाएंगे, ये हमारा ओल्ड स्ट्रैंड है, ये इसको हम पेरेंटल स्ट्रैंड बोलते हैं। और इसके साथ जो सिंथेसाइज होगा, एक इसके साथ न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होगा, एक इसके साथ न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होगा। बट ये कैसे बनेगा बच्चे, जो इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर होगी वही इन्फॉर्मेशन इसकी कम्प्लीमेंट्री इस पर बनेगी। ठीक है बेटा, कैसे हो सकता है ये, अगर इस पे ए है तो इस पे टी होगा, इस पे जी है तो इस पे सी है, इस पे सी है तो इस पे ए होगा, सॉरी जी होगा, और इस पे अगर ए है तो इस पर टी होगा। तो मतलब ये कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। तो एक पुराना और नया, उसको हम सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन बोलेंगे। अगर नहीं समझ आया तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे, देखो जैसे हमारे पास N15 डीएनए जो है ये आ गया हमारा पेरेंटल स्ट्रैंड। 20 मिनट्स बाद एक हमारे पास N15 और N14 डीएनए बन गया, जिसको जनरेशन 1 में है ना 20 मिनट्स के बाद। तो ये हो सकता है हमारा ओल्ड डीएनए, है ना, ये इसको हम पेरेंटल स्ट्रैंड बोलते हैं। और ये वाला जो है हमारा न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है, ये वाला है ना, ग्रीन वाला जो है ये हमारा फ्रेशली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है। ठीक है बच्चे, ये बन गए दो। फिर 40 मिनट्स बाद देखो बच्चे, जनरेशन 2 में हमारे पास क्या बन गया, ये क्या है हमारा, ये वाला जो है ये N14 और ये N14 वाले ये जो बिल्कुल पेरेंट से मैच नहीं करते, और ये हाइब्रिड स्ट्रैंड आ गए N14 वाले। ठीक है, तो जिसमें क्या है, एक क्या रहेगा बच्चे, एक हमारे पास न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड रहेगा, ठीक है, और एक हमारे पास ओल्ड स्ट्रैंड रहेगा। ऐसे करते करते हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये हाइब्रिड आ जाता है, तो हाइब्रिड का यहाँ पर देखना आपने। अच्छा, ये कौन सा हैवी डीएनए है, ठीक है, इसमें दो बैंड हैं, एक हैवी और एक हाइब्रिड डीएनए, मतलब लाइट और हाइब्रिड डीएनए। ठीक है, सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, मिचेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यहाँ पर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने देखना है, यहाँ पे देख लीजिए बच्चे, इसमें क्या कॉन्सेप्ट बता रहा है, ये कॉन्सेप्ट बता रहा है इसमें, Musalsal and Stahl demonstrate semi-conservative replication experiment by growing E. coli on nutritional media containing nitrogen salt N15 and N4Cl, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, टैग्ड विद रेडियोएक्टिव N15, ठीक है। Alford and Hershey Chase 1952 studied bacteriophage, which are virus that infect bacteria. N15 was integrated into both strands of DNA, resulting in DNA that was heavier than DNA obtained from E. coli cultured on N15 containing media. ठीक है, N15 को heavier DNA कह रहा है, N14 को light DNA कह रहा है। E. coli cells were then moved to the N14 containing media, and then they extract the DNA after one generations. When one bacterial cell multiply into two, its density was halfway between that heavier N15 DNA and lighter N14 DNA. ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसको हमने रेडियो लेबल्ड किया है N15 से, वो हैवी डीएनए है, और N14 वाला जो है हमारा न्यूट्रिएंट जो है वो लाइट डीएनए है। ठीक है, तो जैसे ही ये डीएनए न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेगा, है ना, जिसमें हम इसको ग्रो करवाएंगे, तो वो ही स्ट्रैंड बनने की टेंडेंसी रखेगा। बता रहा है, because new DNA molecule with one N15 old strand and correspondence N14 new strand was generated during replication. उसी को हम क्या बोलेंगे, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। डेंसिटी इज इंटरमीडिएट बिटवीन द टू। ठीक है बच्चे,
अब बता रहा है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के लिए कुछ एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं जिसको हम डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं बच्चे, और फिर उसके बाद जो कैटालिसिस होती है, पॉलीमराइजेशन होती है, वो 5 to 3 होती है आफ्टर अनवाइंडिंग विद द हेल्प ऑफ हेलिकेज एंजाइम। ठीक है। एज अ रिजल्ट रेप्लिकेशन इन वन स्ट्रैंड इज कंटिन्यूस वाइल रेप्लिकेशन इन द अदर स्ट्रैंड इज डिसकंटिन्यूस। यहाँ पे देख सकते हैं एक साइड पे रेप्लिकेशन 5 to 3 जो हो रही है कंटिन्यू हो रही है, और दूसरे स्ट्रैंड पे न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड पे डिसकंटिन्यूस होती है। ठीक है। इन ऑर्डर टू सिंथेसाइज ऑफ ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, उन फ्रैगमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, ओकाजाकी फ्रैगमेंट बोलेंगे। दैट आर लिंक टुगेदर बाय द एंजाइम डीएनए लाइगेज। और ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट को लिंक्ड किससे किया जाएगा बच्चे, इसको हम डीएनए लाइगेज से करेंगे, और ये क्या बन जाएगा हमारा रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगा बच्चे। ठीक है। देखो बच्चे जैसे ये 5 to 3 आ गया, ये 3 to 5 डीएनए एंटी पैरेलल रन करेगा, और ये टेम्पलेट डीएनए जिसको हम पेरेंटल स्ट्रैंड को हम क्या कहते हैं, टेम्पलेट डीएनए। और हम हमेशा बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस कहाँ होता है बच्चे, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस किस में होगा, जो हमारा क्या होगा बच्चे, न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है ना, 3 to 5, और 5 to 3 जो होगा बच्चे वो क्या होगा हमारा कंटिन्यूअस स्ट्रैंड होगा। ठीक है। ये पॉइंट कुछ आपने याद रखने हैं इसमें। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चन बनते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, जॉइन कंटिन्यूसली सिंथेसाइज स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, जॉइन द डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बोथ ए एंड बी। तो इसमें नन ऑफ द अबव। तो आप देखेंगे जॉइन द डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ये अभी हमने देखा, ये वाला स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूअस। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बताता है द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फेज, इंटरफेज, G1 फेज़, S फेज़ और G2 फेज़। मैंने आपको क्लास में शायद एक बार बताया ही था कि हमारे सेल साइकिल में कितने फेजेस आते हैं बच्चे। ये हमारा G1 फेज़, ये S और ये हमारा G2 फेज़। तो क्या बता रहा है ये, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो डीएनए रेप्लिकेशन बच्चे कहाँ होती है, आपके S फेज़ में होती है, S फेज़ में आपकी डीएनए रेप्लिकेशन होती है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो S फेज़ में आपकी डीएनए रेप्लिकेशन होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चे ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में आपने देखना है ये एक ऐसा प्रोसेस है, कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए। मतलब ये डीएनए है और ये आरएनए है हमारे पास। ये क्या है, ये डीएनए है और ये आरएनए। हम बोल रहे हैं कि इस डीएनए के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है वो किसके ऊपर आ जाए, एमआरएनए के ऊपर आ जाए। ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। इन ओनली वन सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉपीड इन आरएनए, द एडेनोसिन फॉर्म बेस पेयर विद यूरेसिल इंस्टेड ऑफ थायमिन्स। ठीक है। थायमिन की जगह क्या आ जाएगा, यूरेसिल इन केस ऑफ आरएनए। A promoter and structural gene and a terminator are involved in DNA transcription। तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे बच्चे कौन कौन सा, एक प्रोमोटर होता है और एक स्ट्रक्चरल जीन होता है और एक हमारे पास टर्मिनेटर होता है जो प्रोसेस के ट्रांसक्रिप्शन को कंप्लीट करता है। ठीक है। जो हमारे ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को कंप्लीट करता है। द स्ट्रैंड विद पोलैरिटी 3 to 5 ऑपरेटर एज टेम्पलेट। ठीक है। ऑपरेटर के रिस्पेक्ट में क्या होगा, स्टैंड विद पोलैरिटी ऑपरेटर एज टेम्पलेट है ना, एंड रेफर टू एज टेम्पलेट स्टैंड, वेयर एज द अदर स्टैंड इज रेफर टू एज कोडिंग स्टैंड। ठीक है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, एक आ गया हमारा टेम्पलेट स्टैंड आ गया और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा कोडिंग स्टैंड आ जाता है। ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर इनिशिएशन होती है, आरएनए पॉलीमरेज जो होता है, आरएनए पॉलीमरेज को सिग्मा फैक्टर इसकी प्रमोटर साइड पे पहुँचाएगा और यहाँ से इनिशिएशन की जाएगी, और यहाँ पे 5 to 3 है। फिर उसके बाद इलॉन्गेशन होगी। देखो इतना एक स्ट्रेच एमआरएनए का बन गया, डीएनए की इन्फॉर्मेशन को कॉपी कर गया। फिर ये एमआरएनए सेपरेट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज और रो फैक्टर इसको टर्मिनेट करवाएगा और सिग्मा फैक्टर इसको इनिशिएट करवाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना आपने, यहाँ पे ध्यान रखना स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट क्या होता है। स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में क्या क्या होगा, प्रमोटर होगा, स्ट्रक्चरल जीन होगा और टर्मिनेटर होगा। ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट फ्रॉम द प्रमोटर साइड है ना, स्ट्रक्चरल जीन है ये। एक कोडिंग साइड होती है, एक टेम्पलेट स्टैंड होता है, टेम्पलेट स्टैंड को हम लोग पेरेंटल स्टैंड कहते हैं। ठीक है। और टर्मिनेटर जो होता है वो एमआरएनए को रिलीज करवा देता है। ठीक है। अब यहाँ पे द प्रमोटर इज पोजिशनड
the promoter is position 5 prime end and bind to RNA polymerase enzyme to initiate the transcription, है ना। promoter end पे RNA polymerase जो होगा वो bind करवाया जाएगा सिग्मा फैक्टर के द्वारा और ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट किया जाएगा। द सिग्मा फैक्टर ऑल्सो ऐड इन द इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। जो सिग्मा फैक्टर होता है वो क्या करता है, इनिशिएशन करवाता है ट्रांसक्रिप्शन की, ठीक है। The terminator is normally positioned at the 3' end of the coding and define the end of transcription where row factor will attach to the halt transcription. Transcription को रोकेगा को row factor रोकेगा। फिर बता रहा है बच्चे, exons are sequence found in mature and processed RNA. Exons are broken up by the intron in mature and processed RNA and do not exist, ठीक है। इंट्रॉन को कंबाइन किया जाएगा, एक्सॉन्स को रिलीज किया जाएगा, ठीक है, और फिर हमारा प्रोसेस्ड mRNA बनेगा। इन यूकैरियोट 3 टाइप ऑफ RNA पॉलीमरेज 1, 2 and 3 कैटलाइज द प्रोडक्शन ऑफ ऑल काइंड ऑफ RNA। RNA पॉलीमरेज 1 क्या बनाएगा, rRNA बनाएगा। RNA पॉलीमरेज 2 मैसेंजर RNA बनाएगा। RNA पॉलीमरेज 3 tRNA बनाएगा। mRNA serves as the template. The tRNA transport amino acids and read the genetic information, and the tRNA performs structural and catalytic function during translations. The primary transcription is non-functional and contain both exon and intron. It goes to the splicing process in which intron are deleted. intron को delete कर दिया जाएगा और exon को connect कर दिया जाएगा, processed mRNA बन जाएगा, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, capping and tailing are process that hnRNA, that is heterogeneous nuclear RNA, goes through capping the 5' end and hnRNA with an uncommon nucleotide methyl guanosine triphosphate. Tailing the polydenylate is the addition of tail of 3' end and template in the autonomous way. फिलहाल नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड के लिए आप सिर्फ इतना ही करेंगे, नीट के लिए तो ये सफिशिएंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। सिस्ट्रॉन जो है बच्चे क्या होता है, सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड, ये वाला पॉइंट है इसका सिस्ट्रॉन। हमारा डीएनए कैसा होता है बच्चे, मोनोसिस्टोनिक, और पॉलीसिस्टोनिक डीएनए किस में दिखेगा आपको, बैक्टीरिया में दिखेगा। एक्सॉन कहाँ होता है, अपीयर इन द इमैच्योर आरएनए, अपीयर इन द मैच्योर डीएनए, अपीयर इन द इमैच्योर डीएनए, अपीयर इन द मैच्योर आरएनए, ठीक है, क्योंकि एक्सॉन को जुड़ाया जाता है, इंट्रॉन को रिमूव किया जाता है। फिर हमारे पास जेनेटिक कोड क्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं बच्चे, याद रखना। जॉर्ज गैम्बो प्रपोज दैट जेनेटिक कोड बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड दैट कोड फॉर 20 अमीनो एसिड्स, ठीक है। H.G. खुराना डेवलप्ड द केमिकल मेथड फॉर सिंथेसाइज्ड RNA मॉलिक्यूल विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस, ठीक है। ये कुछ पॉइंट इसके याद रखने आपने, ठीक है। ये 2 पॉइंट थोड़े इंपॉर्टेंट है, ये 2। नारेनबर्ग सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस फाइनली हेल्प द कोड फॉर द डिसएफर्ट, और इसके ये वाले फीचर्स याद रखने आपने, ठीक है, ये फीचर याद करोगे इसके। अडॉप्टर मॉलिक्यूल ऑफ टीआरएनए क्या होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड की ये पॉइंट म्यूटेशन क्या है, सिकल सेल एनीमिया क्या है, इंसर्शन क्या है, शिफ्ट इंसर्शन या डिलीशन म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है, और इसके 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और अडॉप्टर मॉलिक्यूल टीआरएनए हम लोग कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चे। फिर ट्रांसलेशन रहता है, फिर लैक ऑफ प्रॉन कॉन्सेप्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग खत्म हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बच्चे। थैंक यू।